एलपीपी। एलपीपी का फुल फॉर्म था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसमें हम लोग क्या करता है, वी फॉलो अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। इसका जो सिचुएशंस होगा क्या होगा, एक प्रैक्टिकल सिनेरियो का पूरा स्टोरी बिल्डअप होगा, जिसको पढ़ के पहले हम लोगों को सारा का सारा रेस्ट्रिक्शंस और सम क्या चाह रहा है, क्या चीज मैक्सिमाइज करना चाहता है या मिनिमाइज करना चाहता है, वो हम लोग डिसाइड करेगा। उसके ऊपर क्या कंडीशंस या क्या रेस्ट्रिक्शंस लग रहा है वो डिसाइड करेगा, बेस्ड ऑन विच वी आर गोना सॉल्व इट ग्राफिकली टू गेट द मैक्सिमम और द मिनिमम सोल्यूशन। इस पूरे चैप्टर में हम लोगों का काम ही यही है, टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल यानी मैक्सिमम या मिनिमम सोल्यूशन। लीनियर वर्ड इसलिए है क्योंकि इसमें जितना भी इक्वेशन या इनइक्वालिटी होगा वो सारा का सारा लीनियर होगा, बिकॉज दैट्स द ओनली इक्वेशन जिसका ग्राफ हम लोग बना सकता है, लीनियर इक्वेशन। सो इसके लिए हम लोगों को पहले तो ग्राफ चाहिएगा। सो एवरी एलपीपी विल फॉलो अ फिक्स स्ट्रक्चर। सबसे पहले लिखा हुआ होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, डिनोटेड बाय प्रेफरेबली कैपिटल जेड। अगर हमें फॉर्मुलेट करना है तो हम हमेशा कैपिटल जेड यूज करेंगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन फॉर्मुलेट करके दे रहा है तो वो लोग कोई भी कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं, उसमें खराब पाने का कोई बात नहीं है, ठीक है। अब इसको या तो आप मैक्सिमाइज कर रहे होगे या तो आप मिनिमाइज कर रहे होगे, वन ऑफ इट इक्वल ए एक्स प्लस बी वाई। सबसे पहले ये होता है, दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, नॉट इक्वेशन, नॉट इनइक्वालिटी, इट इज अ फंक्शन। फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर, इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू टू, इनइक्वालिटी हो गया। सो आपका फंक्शन अगर है तो इक्वल टू टू, इक्वल टू थ्री, इक्वल टू जीरो कुछ नहीं होता, इट इज जस्ट वन साइड। सो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखा होगा मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री वाई, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 100x प्लस 150y। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z जो है, इट इज गोइंग टू बी अ फंक्शन नॉट एन इक्वेशन, और वो भी लीनियर फंक्शन होगा क्योंकि x और y का पावर वन होना ही पड़ेगा हमारे केस। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज दैट लीनियर फंक्शन विच नीड्स टू बी ऑप्टिमाइज्ड, यानी या तो आपको मैक्सिमाइज करना है या आपको मिनिमाइज करना है बेस्ड ऑन द रेस्ट्रिक्शंस जो अब हम लोग लगाएंगे इन वेरिएबल्स के ऊपर, विच इज एक्स एंड वाई, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का अगर आपको एमसीक्यू में पूछता है, द लीनियर इक्वेशन, रॉन्ग। द लीनियर इनइक्वालिटी, रॉन्ग। द लीनियर फंक्शन, यस। द लीनियर फंक्शन दैट हैज टू बी ऑप्टिमाइज, मैक्सिमाइज भी हो सकता है, मिनिमाइज भी हो सकता है। ये जो वेरिएबल हम लोगों का एक्स और वाई या एक्स वन एक्स टू जो भी आप यूज करोगे, उसको हम कहेंगे डिसीजन वेरिएबल, बिकॉज दोज आर द वेरिएबल द वैल्यूज विच विल डिसाइड कि मैक्सिमम और मिनिमम है भी, और अगर है तो कितना है और कौन है। फिर आता है सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू के बाद हम लोग वो सारा रिस्ट्रिक्शंस लिखता है जो हम लोगों का वेरिएबल के ऊपर होगा। नाउ दोज रिस्ट्रिक्शंस कैन बी लीनियर इक्वेशन एज वेल एज इनइक्वालिटी। हम लोग कभी लीनियर इक्वेशन देखा नहीं, हम लोग हमेशा मोर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू यही देखा है। पर अगर चाहे तो इक्वल टू भी हो सकता है, रॉन्ग नहीं है। हम लोग ने नहीं देखा बिकॉज दैट्स एन एमसीक्यू वैरायटी, लेकिन आपका रेस्ट्रिक्शंस में, कॉन्स्ट्रेंट्स में अलाउड है इक्वेशंस में होना, ठीक है। सो आपका लीनियर रेस्ट्रिक्शंस या लीनियर कॉन्स्टेंट्स, वो सारा रेस्ट्रिक्शंस है जो हम लोग डिसीजन वेरिएबल्स पे इम्पोज करता है। दोस कैन बी इक्वेशंस ऑल्सो, दे कैन बी इनइक्वालिटीज ऑल्सो, दोनों अलाउड है। हर सिंबल अलाउड है, इक्वल टू, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेसर देन इक्वल टू, लेसर देन, सब अलाउड होता है। अब ये रेस्ट्रिक्शंस है जिसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करता है। तो अगर मेरा पहला है सपोज यू एक्स प्लस वी वाई मोर देन इक्वल टू डब्ल्यू, एक्स लेस देन इक्वल टू से डी, पी एक्स प्लस क्यू वाई लेसर देन इक्वल टू आर, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये सारा कहलाएगा लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स, वो रेस्ट्रिक्शंस जिसका ग्राफ में हम लोग प्लॉट करेगा, जिसके बेसिस पे हम लोग कॉमन शेडेड एरिया निकालते हैं। इन एडिशन टू दिस हम लोग अगर फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो हमेशा एक रेस्ट्रिक्शन और लिखना ही लिखना है, जिसको कहा जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नोन एज नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन, या फिर बहुत बढ़िया, नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट या फिर ट्रिवियल कांस्टेंट। बाकी सारा को नॉन ट्रिवियल बोला जाएगा, ये सारा नॉन ट्रिवियल होता है, ठीक है। तो जो ट्रिवियल वाला है ना वो हर सम में सेम होता है, ये प्लॉट नहीं होता। ये आपको क्या बोलता है कि आपका जो ग्राफ है वो कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो फाइनल शेडिंग है
वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। बट बीच में जब आप लाइन को प्लॉट कर रहे हैं या वो सब कर रहे हैं, उसमें आप कुछ भी लो, सेकंड क्वाड्रेंट का लो, थर्ड क्वाड्रेंट का लो, कहीं का भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फाइनल आप शेड करेगा वो खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होना चाहिए। राइट। तो ये जो नॉन नेगेटिव वाला रेस्ट्रिक्शन है, ये आपको वो बॉक्स में प्रॉब्लम नहीं देता है। बॉक्स में आप चाहो तो -1,0 प्लॉट कर सकता है, अलाउड है। ठीक है। खाली फाइनल शेडिंग में आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का बाउंड्री के बाहर जाना अलाउड। राइट। तो हम लोग ग्राफ में सारा लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स को प्लॉट करता है। अगर सब में एक ऐसा रीजन है जो सारे रेस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाई करता है, इन दैट केस हम लोग उस रीजन को शेड करता है, एंड दैट कॉमन शेडेड रीजन इज नोन एज द फीजिबल रीजन। तो सपोजिंगली अगर मेरा ग्राफ है, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला हुआ है। एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, और एक लाइन ये हो गया। सारा लाइंस में एरो बनता है, सारा का इंडिविजुअली शेडिंग करता है हम लोग। ये नीचे जाने बोल रहा है, ये भी नीचे जाने बोल रहा है, ये इधर जाने बोल रहा है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों का फाइनल शेडिंग ये आ रहा है। दिस इज नोन एज द फिजिबल रीजन। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? चेक करना मैंने फिजिबल रीजन राइट लिखा है। जैसे ये लाइन बोल रहा है मेरे नीचे रहो, ये बोल रहा है मेरे इधर रहो, हाँ या ना? और वो मेरे नीचे होगा। इस लाइन का हम कुछ बताया? ये वाला जो पर्टिकुलर लाइन है ये नीचे ही बोल रहा था। ये ट्राइंगल ही होगा फिजिबल रीजन। नाउ व्हाट इज फिजिबल रीजन? फिजिबल रीजन इज दैट कॉमन शेडेड रीजन जो सारा रेस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करता है, और it is the collection of all those points that satisfies all the linear constraints। इसका मतलब ये वाला ट्राइंगुलर रीजन में बाउंड्री हो या अंदर हो, इसका अगर मैं कोई भी एक पॉइंट लेती हूँ, सपोज 1,2 इस रीजन में है ट्राइंगल के अंदर, तो वो 1,2 मेरा सारा कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करेगा। इट हैज टू। राइट। तो आपका फिजिबल रीजन में इनफाइनाइट पॉइंट होता है, एवरी पॉइंट विल सेटिस्फाई ईच एंड एवरी लीनियर कॉन्स्टेंट, इसीलिए वो फिजिबल रीजन के अंदर है, वरना वो होता ही नहीं। राइट। दोज पॉइंट्स आर ऑल्सो नोन एज फिजिबल सोल्यूशंस। उसी फिजिबल सोल्यूशन में से कुछ पॉइंट को कहेंगे ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन जो आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देगा। राइट। सो वापस सारा कॉमन रेस्ट्रिक्शंस को प्लॉट करने के बाद जो कॉमन रीजन आएगा वो कहलाएगा फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स विच सैटिस्फाइज एवरी लीनियर कांस्टेंट। ठीक है। उसके बाद उन सारे पॉइंट्स को हम फिजिबल सोल्यूशन बोल सकते हैं। उसमें से हम लोग को वो पॉइंट या पॉइंट्स ढूंढना है जो मेरा जेड का वाला, अभी तक जेड का कोई काम ही नहीं था, अब आएगा। ये सारा फिजिबल सॉल्यूशंस को मुझे जेड में देखना है, कौन आपको मैक्सिमम या मिनिमम दे रहा है, उस पॉइंट्स को या पॉइंट को मैक्सिमम या ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहें। क्लियर? अब इसमें दो थ्योरम था। पहला, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ओनली एग्जिस्ट एट कॉर्नर पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तीन कॉर्नर पॉइंट है, इन तीनों का कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे, या तो आपको ग्राफ से मिल जाएगा या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब इक्वेशंस को सॉल्व करके निकालेंगे। उन तीनों को बारी बारी से जेड में डालेंगे। जो सबसे बड़ा वैल्यू दे रहा है वो मैक्सिमम, जो सबसे छोटा देगा वो मिनिमम। क्लियर है? अगर ये तो जैसे बाउंडेड है, फिजिबल रीजन दो तरीके का होता है, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड। ये बाउंडेड है, हाँ या ना? तो इन दिस केस नो सोल्यूशन तो आएगा ही। या तो आपका यूनिक होगा अगर एक ही सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, और अगर ए और बी दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं और दोनों बड़ा है तो if both A and B gives you maximum value, then your given LPP will have infinite solution। एक LPP का या तो यूनिक यानी वन सोल्यूशन होगा, या तो इनफाइनाइट होगा, या नो होगा। दो सोल्यूशन तीन सोल्यूशन कभी होता ही नहीं। तो एक बहुत ही अच्छा एमसीक्यू होता है that if an LPP has a maximum at 2 points A and B, then how many solutions will it have? One? No, दो तो दिख ही रहा है। टू हो ही नहीं सकता, टू। थ्री हो ही नहीं सकता, थ्री। इनफाइनाइट? यस। क्लियर? तो अगर एक से ज्यादा पे आ गया तो इनफाइनाइट ही होगा। तो किस पे होगा? वो ए बी का पूरा लाइन सेगमेंट पे मुझे मैक्सिमम मिलेगा। सो इफ यू गेट टू मिनिमम वैल्यू बोथ एट बी एंड सी, बी भी मिनिमम दे रहा है, सी भी मिनिमम दे रहा है, दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं, तो हम लोग कंक्लूजन में क्या लिखते हैं? द मिनिमम एग्जिस्ट एट ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बी एंड सी।
वो बीसी पोर्शन में पूरे में जितना भी पॉइंट होगा वो सबका सब आपको मिनिमम वैल्यू देगा। क्लियर है यहाँ तक? और सेकंड थ्योरम क्या था? फिजिबल रीजन इज ऑलवेज कन्वेक्स। इसका सम में कोई काम नहीं, खाली रट लो। ठीक है, फिजिबल रीजन इज ऑलवेज कन्वेक्स, ये खाली याद रखना, एक वर्ड। इसका सम से कोई कनेक्शन नहीं हम लोग का। ठीक है यहाँ तक सबको? ओके। अब जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ अच्छे से देखना। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, एक नया वैरायटी है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ, आई थिंक मेरा वर्ड यार है, रिडंडेंट कॉन्स्टेंट। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग थ्री कॉन्स्टेंट इज अ रिडंडेंट कॉन्स्टेंट? किसको पता है क्या होता है? क्यों? मतलब नहीं, आंसर कोइंसिडेंटली राइट है, लेकिन रीजन गलत है। काइंड ऑफ ये, अगर मैं L1 हटा दूं, क्या आपका फिजिबल रीजन चेंज होगा? नहीं। हाँ या ना? तो रिडंडेंट का मतलब हो गया वो वाला रेस्ट्रिक्शन जो नहीं भी अगर होता तो मेरे फिजिबल रीजन में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैंने L2 हटा दिया तब फर्क पड़ेगा, तब तो वो ब्रॉड हो जाएगा। हाँ या ना? अगर मैंने L3 हटाया तो क्या चेंज होगा? ऑब्वियसली वो और एक्सटेंड हो जाएगा, इन अनबाउंडेड ही बन जाएगा। हाँ या ना? सो L1 इज द रिडंडेंट कॉन्स्टेंट। अगर मैं उसको ग्राफ में से हटा भी दूं तो मेरे फिजिबल रीजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आया? सबको समझ आया क्या? क्लियर है सबको? अब बारी आता है ग्राफ बनाने का। फॉर्मुलेशन एंड ग्राफ, दोज आर द टू क्राइटेरिया। हाँ या ना? फॉर आपका फॉर्मुलेशन बाद में करेंगे, पहले ग्राफ। नाउ व्हेन इट बिकम्स टू फिजिबल रीजन, हम लोग दो तरीके का ग्राफ पढ़ेंगे, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड। अगर आपका फिजिबल रीजन ही नहीं बन रहा तब तो ऑटोमेटिकली नो सोल्यूशन हो गया। सपोज आपका एक दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन बोल रहा है नीचे जाओ, एक बोल रहा है ऊपर जाओ। फिजिबल रीजन ही नहीं है, कोई कॉमन शेडेड एरिया ही नहीं आया, तो अपने आप ही नो सोल्यूशन हो गया। हाँ या ना? अब अगर कॉमन एरिया आ रहा है और वो हर तरीके से बंद है, सो एक अगेन एमसीक्यू होता है। इन केस ऑफ अ बाउंडेड फिजिबल रीजन, एवरी पॉइंट कैन बी एनक्लोज्ड विद इन अ सर्कल। मैं ये बाउंडेड अगर है तो मैं एक ये बड़ा सर्कल बना सकती हूँ जिसके अंदर वो पूरा समा जाएगा। पर क्या ये हरकत हम लोग अनबाउंडेड में कर सकते हैं? अगर मैंने ये बना दिया तो मैं और एक्सटेंड कर दूंगी, मेरे पास वो पॉसिबिलिटी है। तो आप चाहे कितना ही बड़ा सर्कल बना लो, मैं उसको और एक्सटेंड कर पाऊंगी। तो अनबाउंडेड कैन नेवर बी एनक्लोज्ड विद इन अ सर्कल, बट अ बाउंडेड फिजिबल रीजन कैन ऑलवेज बी एनक्लोज्ड विद इन अ सर्कल। ये सब एमसीक्यू पॉइंट्स है, सब में कोई लिंक नहीं है इसका। डन। दोनों ही केस में हम लोग पहले फिजिबल रीजन बनाते हैं। फिजिबल रीजन मिल गया, सारा कॉर्नर पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं। कॉर्नर पॉइंट मिलने के बाद एक एक करके जेड में डालते हैं। ठीक है, तब तक तो जेड का कोई काम ही नहीं होता है। कॉर्नर पॉइंट ढूंढने के बाद ही हमें जेड में डालना होता है। एक बार आपने जेड में डाल दिया, उसके बाद में अगर बाउंडेड है तो वहीं पे कंक्लूजन आ जाएगा कि भाई ये बड़ा है और ये छोटा है, वी आर डन। लेकिन अगर अनबाउंडेड है तब हम लोग क्या बोलते हैं? मे और मे नॉट बी। हाँ या ना? ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, तो उसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप अपने को करना पड़ता है, अदरवाइज तो यही खत्म हो जाता है। क्लियर? नाउ दिस वन इज द मेन तरीका जिससे करना चाहिए, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला। नाउ देयर वाज वन मोर मेथड, आइसोप्रोफिट। आइसोकोस आई डोंट थिंक इट्स देयर, सेफ्टी के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए चला के लिखेगा, दैट यूज आइसोप्रोफिट मेथड या यूज आइसोकॉस्ट। उनको नहीं, यूज आइसोप्रोफिट या आइसोकॉस्ट मेथड, अगर चला के बोला है तो ही करेगा, वरना नहीं करेगा। क्लियर है? पहले ये वाला ग्राफ करता है, इसका रिवाइज करवा देता है कि इक्वेशन का प्लॉटिंग कैसे था। देख लो पहले। सपोज अगर एक ही वेरिएबल है, x = 2, y = 3, इसके लिए कोई बॉक्स नहीं बनाना होता, डायरेक्ट लाइन ही टानना होता है। तो अगर x = 2 है तो ऐसा लाइन बनेगा। हाँ या ना? और अगर y = 3 है तो ऐसा लाइन बनेगा। So x equal to constant is always going to be a line that is parallel to y-axis, perpendicular to x-axis. Y equal to constant is always a line that is parallel to x-axis and perpendicular to y-axis. ठीक है? Any constant. तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें कोई पॉइंट्स का प्लॉटिंग वगैरह का जरूरत है, सीधा उस पॉइंट से डंडा बांध दो। ठीक। अब अगर यही मेरा रेस्ट्रिक्शन है, ये
तो हम लोगों ने लाइन टाना, उसके बाद हम लोग क्या करता था, ट्रायल एंड एरर करता था। माई लाइन एक्स इक्वल टू 2 डिवाइड्स द एंटायर कार्टेशियन प्लेन इनटू टू पार्ट्स। एक होता है उसका लेफ्ट साइड, एक है उसके राइट साइड। वन साइड ऑफ द प्लेन विल बी माई आंसर। हाउ डू वी डू दैट? कोई एक पॉइंट ले लो, सपोज मैंने ये पॉइंट लिया, याद रखना इट्स नॉट अ रूल, मैं आपको बोल रही हूँ हमेशा पॉइंट एक्सेस का लेना, 1,2 नहीं लेना, 1, 0, 2, 0, 4, 0, 0, 1, 0, 2 ऐसा पॉइंट लिया हमेशा। ठीक है, मैंने ये पॉइंट लिया 5,0 चलेगा? हाँ। कहाँ से लिया? राइट साइड से लिया। उसको डालो इनइक्वालिटी में। ठीक है, एक्स में 5 डाला, वाई डालने का जगह नहीं है। इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? 5 स्मॉलर देन 2 है, वो तो गलत बात है। कहाँ पे गलत आया? 5,0 लेने से। 5,0 कौन सी साइड है? राइट साइड है। तो राइट साइड का पॉइंट लेने से नो आया, तो आंसर जो है वो लेफ्ट साइड है। हाँ। फिर है आपका सपोज y मोर देन इक्वल टू 3, मैंने ये पॉइंट लिया 0, 0। ठीक, इनइक्वालिटी में डालेंगे, ट्रू या फॉल्स? 0, 0 लेने से फॉल्स आ रहा है, नीचे वाला पॉइंट लेने से फॉल्स आ रहा है, तो आंसर ऊपर होगा। तो x इक्वल टू 2 वाले में हम लोग बोलेंगे x मोर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू 2 में द सोल्यूशन इज द लोअर हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन। डू यू ऑल एग्री? लाइन वाला पॉइंट लेना है या नहीं लेना? लेना है, क्योंकि इक्वल टू है, इंक्लूडिंग द पॉइंट्स दैट लाइज ऑन द लाइन, एमसीक्यू के लिए। और राइट हैंड साइड में क्या है? इक्वल टू है, और ऊपर लेना है द अपर हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन एंड इंक्लूडिंग द पॉइंट्स दैट लाइज ऑन द लाइन। हाँ, लेफ्ट हाफ प्लेन। ठीक। अगर दो वेरिएबल है, मैं देख थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर, हम लोग सबसे पहले, अगर सपोज इक्वल टू नहीं भी है तो भी हम लोग सबसे पहले इक्वल टू का डब्बा बनाते हैं। क्या जरूरी था इसमें? x 0 लेना है, y 2, y 0, यही पॉइंट। अगर ये फ्रैक्शन आ रहा है तो हम लोग दूसरा पॉइंट लेगा इन एडिशन टू दिस, अदरवाइज नहीं, यही लेना, पॉजिटिव नेगेटिव जो आ रहा है यही लेगा। क्लियर? इसको ग्राफ में प्लॉट करना है हम लोगों को, 0, 2, 3, 0। यहाँ इक्वेशन लिखा, राइट है यहाँ तक? कुछ रॉन्ग है यहाँ? क्या रॉन्ग है? एग्जैक्टली, लाइन डॉटेड होना चाहिए। क्यों? क्वेश्चन में इक्वल टू नहीं है, इसलिए लाइन डॉटेड होगा। लाइन यहाँ पे इक्वल टू नहीं है ना, तो डॉटेड होगा। इस इक्वेशन में पहले x इक्वल टू 0 डालो, y 2 आ रहा है। फिर इसी इक्वेशन में y 0 डालो और x निकालो। तो 0, 2 और 3, 0 दो पॉइंट है, प्लॉट करा, ज्वाइन करा। क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल टू नहीं है इसलिए लाइन डॉटेड है, इक्वल टू होता तो लाइन सॉलिड होता। डन। तो दो टुकड़ा हो गया, एक नीचे और एक ऊपर। फिर से एक पॉइंट लेना है, सपोज ओरिजिन लिया, इनइक्वालिटी में डालेंगे, ट्रू फॉल्स। तो ओरिजिन लेने से फॉल्स आ रहा है, तो नीचे का शेडिंग नहीं होगा। शेडिंग क्या लिखेंगे? द अपर हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन एंड नॉट कंटेनिंग या एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन। लाइन वाला पॉइंट भी तो नहीं लेना। क्लियर है सबको? द अपर हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन एंड एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स दैट लाइज ऑन द लाइन। लाइन के ऊपर वाला पॉइंट भी नहीं लेना, ये टिक मारने के लिए, क्योंकि आता ही है। हम लोग एक्चुअल सम में इतना नहीं लिखते। क्लियर है यहाँ तक? और फिर होता है अगर खाली एक्स और वाई है, ऐसा लाइन हमेशा कांस्टेंट है इसमें? नहीं। तो व्हेन देयर इज नो कांस्टेंट, देयर इज ओनली एक्स एंड वाई, द लाइन विल ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, वाई x 0 लोगे तो y 0 आएगा ही, एक तो ओरिजिन हो ही गया। फिर अगर x 1 लिया तो y 2 आएगा, दोनों को ज्वाइन करा, ये लाइन है y = 2x। तो अब की बार तो ओरिजिन लेके चेंज चेक नहीं कर पाएंगे, कोई भी और पॉइंट ले सकते हैं, जैसे 1,2 बोला कोई, 2,0 एक्सेस वाला पॉइंट लेने बोला था। एक्स में 0 2 डाला,
वाई में जीरो। फॉल्स तो शेडिंग, तो इसमें तो कंटेनिंग नॉट कंटेनिंग लिख ही नहीं सकता क्योंकि लाइन ही ओरिजिन से जा रहा है। सो अपर हाफ प्लेन इंक्लूडिंग द पॉइंट दैट लाइज ऑन द लाइन। क्लियर है? इतना ही वैरायटी ऑफ लाइन आता है हम लोगों के पास। अगर सिंगल कांस्टेंट है, अगर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट है तो वर्टिकल होगा, वाई इक्वल टू कांस्टेंट है हॉरिजॉन्टल होगा, बिना कांस्टेंट का ओरिजिन से जाएगा, और तीनों अगर है तो डब्बा बना के होगा। अगर इक्वल टू है तो सॉलिड लाइन बनेगा, इक्वल टू नहीं है तो डॉटेड बनेगा। हर लाइन बनाने के बाद में कोई भी एक टुकड़ा का, कोई भी एक साइड का एक पॉइंट लो, इनइक्वालिटी में डालो। अगर ट्रू आया तो शेडिंग उस पॉइंट के तरफ करना, फॉल्स आया तो शेडिंग ऑपोजिट साइड करना। सारा शेडिंग करने के बाद में जब हम लोग सम करते हैं, एक लाइन बना उसका शेडिंग होगा, फिर सेकेंड लाइन प्लॉट हुआ उसका शेडिंग होगा। सारा शेडिंग का कॉमन एरिया यदि है उसको शेड करेंगे फाइनली, एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर फिजिकल रीजन। क्लियर है सबको? स्टार्ट करते हैं, जहाँ लिखना लिखो। दोनों ही दे रही हूँ, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज जेड। 80x प्लस 120y सब्जेक्ट टू px प्लस 4y लेसर देन इक्वल टू 60, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, x कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन में? लेट अस कंसिडर, इसका बॉक्स बनेगा। x प्लस 3y इक्वल्स टू 30, इसका भी बॉक्स बनाओ। x जीरो लिया, y जीरो लिया, x जीरो लिया, y जीरो लिया। स्केल 5 5 का ले पाएगा फिर हम लोग? लीजिए। आप लोग के नहीं, अगर होगा तो भी उसमें नहीं लेगा, जिसका डॉटेड पॉइंट का कॉर्नर पॉइंट है वो नहीं। 5 10 15 20। पहला है 0 15 20 0, 0 15 20 0। पहले इन दोनों को ज्वाइन कर लो, इक्वेशन लिखो। शेडिंग नीचे होगा या ऊपर इसका? लाइन बनाया, ओरिजिन डाला इनइक्वालिटी में, 0 < 60 ट्रू है। तो पहला वाला लाइन का शेडिंग नीचे होगा, एरो देके छोड़ दिया। लाइन का पॉइंट्स को डाला, ज्वाइन करा, दोनों साइड एरो दिया, इक्वेशन में इक्वालिटी लिखता हम लोग। उसके बाद
कोई भी एक पॉइंट लिया, उसको टेस्ट करा, एरो दिया, कंप्लीट करा, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। हो गया सेकंड वाला लाइन। 0 10 30 0। इसमें अगर ओरिजिन डालोगे तो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ये वाला लाइन भी बोल रहा है नीचे रहो और फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर जाना नहीं है। क्या होगा शेडेड? क्वाड्रिलेटरल। हाँ या ना? अब ये कोड आपका हो गया ओ। एक है ये वाला पॉइंट ए। ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट ग्राफ में तो मुझे दिख नहीं रहा है। सी हो गया 0 10। अब ये पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट के लिए ये कौन सा दोनों लाइन, ये इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इन दोनों को रफ में सॉल्व करो। जो एक्स और वाई आएगा वो बी का कोऑर्डिनेट है। सॉल्व द टू लाइंस इन रफ। तीन तो प्लॉट, दोनों लाइन अपने नीचे रहने बोल रहे हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर जाना नहीं। वो तो प्लॉट ही किया था, ये 0 0 है। ये 20 पे है तो 20 0, ये 10 पे है 0 10। बी का कोऑर्डिनेट इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल। पहले करो। बी का कोऑर्डिनेट बता। बी का कोऑर्डिनेट क्या आया? फर्स्ट को 3 से इंटू करा। माइनस कर रहे हैं। वाई 6 है, एक्स 12 है। आया? सबका आया। ओ ए बी सी इज द फिजिबल रीजन। कॉर्नर पॉइंट। और जेड। जेड था 80 x + 120 y। एक एक करके डालो। ओरिजिन ए, हाँ। B12 6, C 0 10। एक एक करके इसमें डालिए। 0 A से 1600। 12 से 12,6 से 1680। 10 10 से 1200। ये मिनिमम है और ये हो गया मैक्सिमम। आया? therefore maximum value of z 1680 at x12 y6। minimum value of z 0 at x = y = 0।
आप लोग एलपीबी में कभी भी डेसिमल नहीं लाए। सब कुछ अगर फ्रैक्शन आ रहा फ्रैक्शन ही रहेगा, डेसिमल में नहीं लिखना। हो गया। अगर कभी ऐसा हुआ एक्स या वाई जीरो डालने से फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है ना, तो पॉइंट 10 20 20 30 कुछ भी लो। अगर फ्रैक्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो जीरो बनाएंगे। अगर ओरिजिन कॉर्नर पॉइंट है तो। नेक्स्ट आप बनाइए। मैक्सिमाइज कॉमा मिनिमाइज जेड इक्वल 15x प्लस 10y सब्जेक्ट 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 40, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 80, x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ओके, पहला वाला लाइन x0 y 40 y0 x 20, x0 y 80/3 आ रहा है, ये तो प्लॉट होगा नहीं। y0 लिया, x 40, x 10 लिया, y 20। कुछ भी ले सकता है, लेकिन वो प्लॉट होना पड़ेगा। अब 1,26 कुछ लोग जैसे लेके बैठा वो सब लेगा तो कुछ नहीं कर सकता। जो आपका स्केल के हिसाब से प्लॉट हो कुछ वैसा ही लेना। हम राइट लिखकर पहला है x0 y 40 y 20, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 40, 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है। 40 0 10,20, 2x प्लस 3y इक्वल 80। ये भी नीचे शेडिंग बोल रहा है। दिस इज योर फिजिबल रीजन, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर जाना नहीं। ओरिजिन ए हो गया 20 0। ये मेरे को लग रहा है जैसे 10 20 है, लेकिन मैं चेक करूंगी। इसमें 10 20 सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें 10 और 20 डाला सेटिस्फाई हो रहा है, तो ग्राफ सही बोल रहा है। कभी कभी ग्राफ गलत करेगा जब आप लोग गधा वाला हरकत करके 20 इधर और 10 इधर मार्क कर देता है। और ये वाला पॉइंट सी, ये लाइन कौन है? ये तो ग्राफ में दिख नहीं रहा कुछ। सो ये इस लाइन का वो पॉइंट है जो वाई एक्सिस को काट रहा है। अगर वो वाई को काट रहा है तो एक्स क्या होगा? x0 डालने से यहां से क्या मिल रहा है? बोल से सर। अब एक एक करके उसमें डालो। ओरिजिन ए आएगा 20 0, बी आएगा 20 20, सी आएगा 0,80/3। हम लोगों का जेड था 80x प्लस 120y। जीरो, ये नहीं है। 300। फिर ये तो टू समथिंग ही आएगा। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। आया। क्वेश्चन बाउंडेड का लास्ट, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज जेड, दोनों ही करना है। 20x प्लस 30y सब्जेक्ट टू
2x + 3y मोर देन इक्वल टू 100, x + 2y लेस देन इक्वल टू 80, x मोर देन इक्वल 14, y मोर देन इक्वल 16, x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डब्बा तो खाली फर्स्ट दो के लिए ही बनेगा। सीधा लाइन, वो तो सीधा लाइन ही होगा। पहला लाइन है 2x + 3y इक्वल 100, सॉरी 50 है। ये तो प्लॉट नहीं होगा, दूसरा लेना पड़ेगा। फिर x + 2y = 80, x 0 y 40 y 0 x 80। आप कर क्यों नहीं रहे हो हीरो? इसमें अभी तक हम देखने वाला क्या हरकत किया? स्केल सेम रखो, क्योंकि आपको 16 और 14 प्लॉट करना है ना, तो इजियर है जहां एक्चुअली 10 है वहीं 10 रहने। हम्म, 1 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट। या फिर अगर डबल रेयर है तो ये याद रखना कि अगर 14 प्लॉट करना है तो एक्चुअली 28 होगा। अगर आप एक बड़ा बॉक्स को 5 ले रहे हैं 10 के जगह, तो आपको क्या कर रहा है, 5 के लिए 10 ले रहा है तो डबल ले रहा है सबके लिए, तो जब 14 प्लॉट करना होगा तो 28 पे प्लॉट हो जाएगा 14। तो जब भी ऐसा रैंडम चीज कुछ करना होता है और ज्यादा छोटा अगर नहीं बन रहा है तो एक्चुअली रख लो। तो इससे क्या होगा, 16 प्लॉट करना आपके लिए बहुत इजी होगा, काउंट कर लो 16। और अगर 5 वाला ले रहे तो डबल ले लो। 10 पे 5 मार्क कर रहे हैं तो 28 पे 14 मार्क करें। मेरे में ये ऑप्शन नहीं है, आप लोग के पास है। अगर आप ये लेते हैं 1 बिग बॉक्स 10 स्मॉल स्क्वायर्स को अगर आप 5 यूनिट मार्क करते हैं, तो 1 यूनिट के लिए दो डब्बा ले रहा है तो 14 मार्क करना होगा तो कितना लेगा, 28। तो 16 मार्क करना होगा तो जहां आपका 32 हो रहा है वहां 16 लिख दो। तो आपका स्केल से आपको देखना पड़ेगा कि बाकी जो रैंडम फिगर्स है वो कैसे प्लॉट होंगे। समझ आया? कुछ भी ले सकते हो। अगर 10 से ज्यादा छोटा नहीं बन रहा 10 ले लो। बहुत ज्यादा छोटा डायग्राम भी नहीं बन सकता। हाँ, पहला है 50 0 20 20। 20 20 देख के प्लॉट करना रे। पहला लाइन 2x + 3y = 100। अगर आप इसमें ओरिजिन लोगे तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो ओरिजिन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। सो ये ओरिजिन से दूर जाएगा।
बाहर। सेकंड वाला लाइन लिया 0 40 80 0। x + 2y = 80। इसमें ओरिजिन लिया, सेटिस्फाई कर रहा है टुवर्ड्स द ओरिजिन। बेसिकली जो भी फिजिबल रीजन होगा वो दोनों लाइन के बीच का ही पोर्शन होगा। फिर आपको चाहिए x = 14। x = 14 विल बी अ, ये लाइन ऐसा, आपका सिंबल ये था x > 14। ओरिजिन लेंगे तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ओरिजिन से दूर शेडिंग। फिर है y < 16। हाँ, 16 से। y < 16। ओरिजिन लेंगे तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ओरिजिन से दूर, दोनों लाइन के बीच में और दोनों परपेंडिकुलर लाइन के भी बीच में। सो योर फिजिबल रीजन इज गोइंग टू बी दिस पोर्शन। y का लाइन पे 16 से सीधा टर्न। y एक्सेस पे जहां भी 16 है वहां से परपेंडिकुलर लेटा। 16। 16। गिन लो, 1 2 3 4। 32। 14 के लिए 28 पे मार्किंग करो, 16 के लिए 32 पे। डबल ले रहे हैं ना, 5 के लिए 10 लिया तो 16 के लिए 32 लो, 14 के लिए 28 लो। 4। क्या नहीं करेगा? 20 20 ऊपर है उसके, तो पॉइंट से हमको क्या मतलब है? वो नहीं है कॉर्नर पॉइंट, दूसरा है कॉर्नर पॉइंट, वो नहीं है 16 वाला, 20 20 वाला। ए, बी, सी, गाइस यहाँ तक हो गया? गाइस सबका हो गया ना? हाउ टू सी द कॉर्नर पॉइंट्स इधर। पॉइंट ए देखो, पॉइंट ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड ये वाला लाइन। इन दोनों को सॉल्व करना है। एक इक्वेशन में तो 16 बोल ही दिया, तो y कोऑर्डिनेट तो पक्का ही 16 है। इस इक्वेशन में y डाल दो, x आ जाएगा। क्लियर है? समझ आया? ए इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, y = 16 एंड 2x + 3y = 100। तो y तो पक्का 16 है, y = 16 अगला कोऑर्डिनेट इक्वेशन में डाल दो, x का वैल्यू आ जाएगा। दैट विल गिव यू द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। हाँ, सो ए का कोऑर्डिनेट है 26 16 है। कमिंग y = 16 और 100 वाला। फिर जब बी आ रहा है, बी किसका इंटरसेक्शन है? y = 16 का और x + 2y = 80 का। 16 पे टांग दो, y में जहां भी 16 है वहां से टांगो। मिला? यहाँ पे भी y तो 16 ही है, बस y = 16, दूसरा इक्वेशन x + 2y = 80 पे जाएगा। कितना आ रहा है? क्या हुआ? सेम, जीरो डाल। x < 14 था, जीरो डाला, 0 < 14 फॉल्स आया, तो लेफ्ट में नहीं होगा, राइट होगा।
मेरा 14 का 28 लेने का मतलब है इधर से 28 को लेटाना, तो यहाँ 14 है ना। सी का, सी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x इक्वल टू 14, x प्लस 2y इक्वल टू 80। तो सी का कोऑर्डिनेट x होगा 14, और वहां डालने से 33। डी का x इक्वल टू 14, और यहाँ अगर x इक्वल टू 14 डालते हो तो दीज आर आवर फोर कोऑर्डिनेट्स। हुआ, डालिए उसमें कॉर्नर पॉइंट और z। कितना आ रहा है बताओ? 1000। क्या है? सो मैक्सिमम तो नॉर्मल है, यूनिक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 1440 एट x 48 एंड y 60। पर मिनिमम तो दो जगह आ रहा है। हाँ। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ z equal 1000 at all points on the line segment joining A 2616 and D 1424। मैक्सिमम तो नॉर्मल है, मैक्सिमम इज 1440 एट x 48 y 60। हो गया? क्लियर है? हाँ। अनबाउंडेड करना। अनबाउंडेड में यहां तक पूरा सेम होगा, खाली कंक्लूजन का पार्ट चेंज होता है। ये हटाऊं? क्वेश्चन। मिनिमाइज z 225x प्लस 300y subject to 3x plus 5y more than equal to 30, x plus y more than equal 8, x comma y more than equal 0। अनबाउंडेड बनेगा। आप पहले ग्राफ बनाओ, कॉर्नर पॉइंट ढूंढो, वो सारा हरकत करो। हो गया? पहले ये बॉक्स x0 y6 y0 x10। 06 10 0। 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 30। सिंबल आपका मोर देन इक्वल टू था, तो अगर मैं ओरिजिन डालूंगी तो फॉल्स आ रहा है, तो इट विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ऊपर की तरफ। सेकंड है 08 और 80। x प्लस वाई इक्वल 8। इसमें अगर मैं ओरिजिन डालूंगी, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो अगेन ये लाइन भी बोल रहा है मेरे ऊपर रहो, तो दोनों लाइन बोल रहा है मेरे ऊपर रहो, एंड यू आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड द फर्स्ट क्वार्टर। तो ये वाला पोर्शन होगा शेडिंग। दिस इज द फिजिबल रीजन। अब इस फिजिबल रीजन में कितना कॉर्नर पॉइंट है? कॉर्नर पॉइंट हो गया फिजिबल रीजन से एडजेसेंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, या कॉर्नर्स मूव करने वाला। ए, ये, और एक ये, तीन कॉर्नर पॉइंट है।
हाँ, ए का कोऑर्डिनेट सी भी दिख रहा है 0 8। बी के लिए या तो ग्राफ देगा या दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो ऐसा लग रहा है जैसे 5 3 है, लेकिन ट्रस्ट नहीं करना, इक्वेशन में डाल के वेरीफाई करना है। अगर यहाँ 5 3 डालते हैं, हाँ सेटिस्फाई हो रहा है। इसमें अगर डालते हो 15 + 15 30, वो भी हो रहा है। तो 5 3 जो ग्राफ बोल रहा है वो राइट है। ब्लाइंडली ग्राफ को मत ट्रस्ट करना, हो सकता है 5 4 हो। थोड़ा तो ऊपर नीचे पेंसिल की वजह से भी हो जाता है। डन। डालिए बॉक्स में। जेड मिनिमम चेक। सो आया। तो यहां तक तो पूरा सेम है। तो मिनिमम 2025 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि अनबाउंडेड अनबाउंडेड है। तो ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है जो हम लोग कंसिडर भी नहीं कर रहा। तो हो सकता है ऐसा हो कि फिजिबल रीजन में कोई एक पॉइंट हो जो 2025 से कम वैल्यू दे। अगर z का वैल्यू 2025 से कम आ गया, देन 2025 कैन नॉट बी मिनिमम। तो अब हम लोग क्या टेस्ट करेगा, क्योंकि अनबाउंडेड है तो विल टेस्ट वन मोर थिंग, कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि z का वैल्यू, ये आप बोल रहे हैं ना, मे बी मिनिमम, लेट z स्मॉलर देन 2025। क्योंकि मिनिमम है तो मैं ये टेस्ट करूंगी क्या 2025 से छोटा वैल्यू आ सकता है। इसका ग्राफ सेम वापस उसी में प्लॉट करेंगे, सुनो अच्छे से। पहले किस लाइन का ग्राफ, z स्मॉलर देन 2025, हम लोग वापस से ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अगर सपोजिंगली वो लाइन है ये शेडिंग आया, तो सपोज ये जो पॉइंट है ये फिजिबल रीजन में है, मतलब आपका सारा रिस्ट्रिक्शन सेटिस्फाई करता है। ऑल्सो z स्मॉलर देन 2025 भी दे रहा है। तो फिजिबल रीजन का अगर कोई पॉइंट 2025 से छोटा वैल्यू z का दे रहा है, तो 2025 तो मिनिमम हो नहीं सकता। बट ये मेरा पॉइंट कॉर्नर पॉइंट है नहीं, तो ये भी मिनिमम नहीं हो सकता। तो इस सम का मिनिमम होगा ही। तो अगर z स्मॉलर देन 2025 और फिजिबल रीजन में थोड़ा सा भी एरिया कॉमन आ गया, देन देर इज नो मिनिमम सोल्यूशन। मैक्सिमम का हमको नहीं मालूम, उसके लिए वापस टेस्ट करना पड़ेगा। और अगर ऐसा है कि उस लाइन का शेडिंग कंप्लीटली, यहाँ है वो लाइन और यहाँ नीचे जा रहा है, मतलब फिजिबल रीजन में से कोई सा भी पॉइंट 2025 से छोटा वैल्यू नहीं देगा, मतलब 2025 भी मैंने कहा। तो जब भी अनबाउंडेड होगा, मिनिमम है तो z स्मॉलर देन मिनिमम टेस्ट कर रहा है। अगर मैक्सिमम होता, z मोर देन 2400 टेस्ट करते कि क्या कोई फिजिबल रीजन 2400 से बड़ा वैल्यू दे रहा है क्या। अगर कॉमन होता तो नो मैक्सिमम, कॉमन नहीं आ रहा है तो यही मैक्सिमम। ठीक है। तो अब यहाँ पे लेट अस ड्रॉ z स्मॉलर देन 2025। देखो एक बार, z कौन है, 225x 300y स्मॉलर देन 2025। हाँ ना। तो इसके लिए भी तो हम लोग बॉक्स ही बनाएगा, हाँ या ना। बॉक्स तो इक्वल टू का बनता है, बोलो तो। अब दो पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट यही लेगा हम लोग, ये कॉर्नर पॉइंट वाला जो आपको 2025 दिया था, सबसे बेस्ट होता है। एक आप लोग ढूंढ लो कुछ भी, बोलो। अगर y 0 है तो x क्या आ रहा है, देखो ना। तो 5 3 तो प्लॉट है, 9 0 डॉटेड लाइन बनेगा, क्योंकि इक्वल टू तो नहीं लिखा था मैंने, z स्मॉलर देन लिखा था। ये आया। हाँ, z लेस देन 2025 था। अगर मैं यहाँ ओरिजिन डालती हूँ तो ट्रू आ रहा है या फॉल्स, ट्रू। तो इस लाइन का शेडिंग किधर होगा, तो मेरा फिजिबल रीजन में और अब की बार वाला शेडिंग में कुछ भी कॉमन है। तो फिजिबल रीजन का कोई भी पॉइंट 2025 से कम वैल्यू देगा, तो मिनिमम कौन है, 2025, डॉटेड लाइन। तो सिंस z smaller than 2025 has no point, no minimum, has no point common with the visible region,
therefore minimum value of z is 2025 at x5 y3। देता एक ही निकालने, मैं साथ ही में दो दे रही थी, क्या ही फर्क पड़ रहा था। हो गया। एक तो हम लोग को डब्बा से ही मिल जाता है ना 5 3। वो तो प्लॉट ही ऑलरेडी क्यूब में, मतलब का एक और मेहनत करे। एक कुछ भी ले, आपको जो अच्छा लगे। मैक्सिमम का करिए। मैक्सिमाइज जेड इक्वल 10x + 8y सब्जेक्ट टू 3x + y मोर देन इक्वल टू 300, x + y मोर देन इक्वल टू 240, x, y मोर देन इक्वल टू 0। अनबाउंडेड बनेगा, अनबाउंडेड का मैक्सिमम ट्राई करो। x0 y100 y0। क्या स्केल लिया? क्या? कॉमन एरिया। 0 300 और 100 0। ये हो गया 3x + y = 300। ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा इसलिए ऊपर। 240 240। इसमें भी ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा इसलिए ऊपर। ये आपका फिजिबल रीजन है। कॉर्नर पॉइंट्स हो गया ए 240 0, ये बी, सी है 0 300। बी का कोऑर्डिनेट दोनों को सॉल्व करके निकालना है। कितना आया? 30, 210। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मिलेगा। कॉर्नर पॉइंट्स जेड। कॉर्नर पॉइंट हम लोगों का ए 240 0, बी 30, 210, सी 0, 300। पहला वाला। पहला वाला डालने से 2400, सेकंड वाला 1980 और ये 2400 होने से ये दोनों मैक्सिमम हो सकते हैं। तो हम लोग क्या चीज के लिए टेस्ट करेगा? लेट जेड मोर देन 2400। जेड है हम लोगों का 10x + 8y। रिकंसिडर। दो पॉइंट चाहिएगा? चाहिए ही नहीं, दोनों है। दोनों ही ज्वाइंट है। और ये लाइन भी पहले से प्लॉट है हम लोगों का ग्राफ में। मेरा ग्राफ तो हट गया।
एक ये वाला लाइन था, ये 300 से गया था शायद। ये A 240 था, ये B 30, 210, C 0, 300। इसके लिए हम लोगों को वापस से लाइन बनाने का जरूरत ही नहीं है। हाँ या ना? लाइन तो बना हुआ ही है, यही वाला लाइन है वापस। नहीं, कौन सा था? 240, 0, 300, अच्छा, बीच से ये वाला लाइन है, Z = 2400। ऊपर होगा शेडिंग, कॉमन बहुत सारा है, तो सिंस Z more than 2400 has points common with the visible region, so no maximum solution. No maximum solution. मैक्सिमम है तो मोर देन लेना होगा, मिनिमम है तो लेस देन। हमें ये टेस्ट करना है ना, उससे और ज्यादा आ सकता है क्या, तभी तो मैक्सिमम का पता चलेगा। हुआ? होगा। हुआ। नॉर्मल ग्राफ इतना ही है हम लोग का।